क्वेश्चन में अपने पास क्या गिवन है कि अपने पास इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और इनके लिए मेरे पास जो दो स्टेटमेंट है उनके लिए मेरे पास यहाँ पे 4 चॉइसेस दे रखी है यहाँ पे कि जो स्टेटमेंट्स है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा मेरे पास स्टेटमेंट है वो उसको स्टेटमेंट्स को दूसरे स्टेटमेंट को बस क्या कर रहा है, अपने पास यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब है वो कर रहा है। तो यहाँ पे अपन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो अपने पास जो पहला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 वो क्या है कि फॉर अ मास m kept at the center of a cube of side A, the flux of gravitational field passing through it is 4 pi g कैपिटल M। ठीक है, मतलब मेरे पास क्या है कि एक क्यूब है, उसकी साइड A है, उससे जो फ्लक्स पास होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, किसी एक साइड से होगी 4 pi g m। तो ये मेरे पास ये पूछा गया है। स्टेटमेंट 2 क्या है कि मेरे पास इफ द डायरेक्शन ऑफ field due to point source is radial, its dependence on the radius r, distance r should be given as 1 over r square. Its flux through a closed surface depend only on the strength of the source enclosed by the surface and not the size of and shape of the surface। ये अपने को स्टेटमेंट 2 गिवन है। तो इस क्वेश्चन को अपने यहाँ पे सोल्व करते हैं बेसिकली। तो जो अपना स्टेटमेंट फर्स्ट है उसको अपने यहाँ पे पहले पिकअप कर लेते हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट फर्स्ट है उसमें क्या है मेरे पास यहाँ पे कि एक ये मान लो मेरे पास क्यूबिकल ब्लॉक है, इसको मैं 2D में दिखा रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पे इसकी साइड क्या है, मेरे पास यहाँ पे ए साइड है ये, ठीक है। तो इसके अंदर मान ले क्या बोला कि सेंटर में मेरे पास एक मास रख रखा है, इसकी वैल्यू क्या है स्मॉल m। तो अपने पास यहाँ पे क्या होता है कि जो गॉस लॉ होता है मेरे पास यहाँ पे गॉस लॉ इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, कि जो गॉस लॉ होता है मेरे पास वो क्या बताता है कि मेरे पास कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो मास इनक्लोज है, इस मास इनक्लोज होने के कारण इसके द्वारा जो लिंक मेरे पास जो फ्लक्स होगा, ठीक है, इस और जो यहाँ पे जो मेरे पास क्या है ये जो क्यूब की सरफेस को मैं बोलता हूँ गॉसियन सरफेस। तो जो गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होता है मेरे पास को बोलता हूँ मैं पाई, इसका फॉर्मूला हो सकता है यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा Eg डॉट ds। Eg मेरे पास क्या है, ये Eg मेरे पास है वो ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू है, और ds क्या है यहाँ पे सरफेस वेक्टर है, इज इक्वल टू क्या होता है वैल्यू की होती है माइनस 4 पाई कैपिटल G इंटू मास इनक्लोज्ड, जिसके अंदर जो मास इनक्लोज है उसकी वैल्यू है m इनक्लोज क्या है जिसके अंदर मास इनक्लोज्ड है। अब यहाँ पे अपन पहले देख लेते हैं ये नेगेटिव साइन हो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है कि जो साइन मेरे पास आ रहा हो क्या यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है। तो इस नेगेटिव साइन को अंडरस्टैंड करते हैं बेसिकली ये नेगेटिव साइन अपना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इस फॉर्मूले में। तो जो नेगेटिव साइन अपना ये रिप्रेजेंट करता है मेरे पास यहाँ पे कि जो अपने पास ये मास है इससे क्या होती है मेरे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है उसके अंदर प्रवेश करती है ऐसे, ठीक है, बाहर से आएगी उसके अंदर ऐसे आएगी, ठीक है ना। जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन्स होती है मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे इसके ऐसे अंदर आएगी ना कि इसके बाहर जाएगी। ये कुछ ऐसे होगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। और मेरे पास अगर मैं सरफेस वेक्टर देखूँ, सरफेस वेक्टर क्या होता है बेसिकली, सरफेस वेक्टर देखूँ तो सरफेस वेक्टर क्या होता है यहाँ पे बाहर की तरफ होता है, तो सरफेस वेक्टर होता है ds वेक्टर होता है बाहर की तरफ। तो दोनों बीच में क्या हो जाएगा एंगल ऑलमोस्ट 180 डिग्री होगा अपन बोल सकते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगा क्योंकि मेरे पास जो फ्लक्स लाइन इनसाइड आ रही है इसके, ठीक है ना, तो जो अपने पास सरफेस के अंदर जो फ्लक्स आता है उसके लिए अपन क्या काउंट करते हैं उसको अपन नेगेटिव फ्लक्स बोलते हैं। मेरे पास क्या जाएगा साइन माइनस। लेकिन अगर अपन मैग्नीट्यूड देखें फ्लक्स का तो मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, जो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड आएगा फाई वो क्या जाएगा मेरे पास केस में हो जाएगा 4 पाई इंटू कैपिटल G इंटू मास इनक्लोज कितना है वो m है, मेरे पास क्या जाएगा जो फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है। तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट वो क्या था मेरे पास यहाँ पे वही था कि जो कोई भी एक साइड उससे जो फ्लक्स पास आउट होगा कितना होगा 4 पाई G इंटू कैपिटल M यहाँ पे बस, ठीक है। या मेरे पास जो मास इनक्लोज इन्होंने कैपिटल M बोला क्या जाएगा यहाँ पे ये कैपिटल M हो जाएगा यहाँ पे। तो अपना स्टेटमेंट फर्स्ट हो क्या यहाँ पे वो है ट्रू स्टेटमेंट है बस यहाँ पे। अपन क्या करते हैं जो स्टेटमेंट सेकंड उसको देख लेते हैं। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलता है कि जो मेरे पास कोई भी पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट मास होता है, उसके कारण जो किसी डिस्टेंस r पे जो इलेक्ट्रिकल ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो क्या होता है 1 ओवर r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पता है कि जो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि जो स्टेटमेंट 2 पिक करता हूँ मेरे पास यहाँ पे अगर कोई मास है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई मास है, इससे कोई भी मेरे पास पॉइंट r डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पॉइंट p है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पॉइंट p पे मेरे पास जो फील्ड होगा उसके लिए क्या होगी मेरे पे डायरेक्शन होगी वो मास की तरफ डायरेक्टेड होगी, ऐसे होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है।
लेकिन इस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा इजी, उसकी वैल्यू क्या आती है मेरे पास, होती है कैपिटल G इंटू एम ओवर आर स्क्वायर। और ये डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा रेडियल होती है, दोनों को सेंटर को मिलाने वाली लाइन से पास होती है। तो मेरे पास क्या होगी, रेडियल होगी, और क्या होगी मेरे पास के जो यहाँ पे इजी होगा मेरे पास यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल होगा 1 ओवर आर स्क्वायर। तो अपने पास जो ग्रेविटेशनल में पास जो गॉस लॉ है वो कब वैलिड होता है मेरे पास, ये तभी वैलिड होता है जब मेरे पास जो ग्रेविटेशनल मेरे पास जो फील्ड है वो 1 ओवर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल अपना एक्ट करे। इसके अलावा पास यहाँ पे बोला है कि जो सरफेस है उसके अंदर जो मास उस पर डिपेंड करता है मेरे पास, यहाँ पे उसकी साइज पे डिपेंड नहीं करता। मेरे पास ये गॉस लॉ है, गॉस लॉ ने क्या बोला था यहाँ पे पास यहाँ पे कि जो कोई भी मेरे पास आर्बिट्री सरफेस है, यहाँ तो मेरे पास क्या हो गया क्यूब हो गया, तो यहाँ पे क्यूब तो मेरे पास यूनिफॉर्म सरफेस हो गया। गॉस लॉ ये बोला था मेरे पास यहाँ पे कोई भी ये आर्बिट्री सरफेस है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर कोई मास m रखा है, तो इस जो सरफेस होगा इससे जो लिंक फ्लक्स होगा फाई, उसकी वैल्यू क्या होगी -4 पाई जी इंटू एम। मेरे पास ये जो फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सबसे पहले जो शेप मेरे पास शेप ऑफ सरफेस उस पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे कैसी सरफेस हो। ठीक, इस केस में मेरे पास क्या होगा, जो फ्लक्स ऊपर वाले सरफेस में आया था वही इस सरफेस में आएगा, तो शेप ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा। इसके अलावा मेरे पास क्या होगा, ओनली किस पे डिपेंड करेगा, इसके अंदर कितना मास है, तो डिपेंड्स अपॉन द मास इनक्लोज्ड। जो इनक्लोज्ड मास है उस पर क्या करता है, ओनली डिपेंड करता है। तो मेरे पास ऑप्शन सेकंड भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सेकंड है वो भी यहाँ पे अपना ट्रू हो जाएगा, ये भी हमारे पास हो गया ट्रू स्टेटमेंट। और अपने को बताया कि यहाँ पे जब अपने पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है 1 ओवर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तभी मेरे पास क्या होता है, गॉस लॉ होता है वो वैलिड होता है। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन सेकंड है वो ट्रू है, और ऑप्शन 1 भी ट्रू, और ऑप्शन सेकंड है वो 1 को एकदम करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे अपन ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, पहला स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, हो ही नहीं सकता ये तो। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्टली एक्सप्लेन फॉर स्टेटमेंट 1, तो अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या दिया मैंने, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1, ये भी नहीं होगा, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इन टर्म ऑफ आर हमें फाइंड करना है, जो कि आर जो है ना रेडियस है अर्थ का। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जी डैश, अगर मान लेते हैं कोई भी जी है जिसपे हाइट एच पे जो है ये जी अपॉन 9 हो जाएगा, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जी डैश की जगह जी अपॉन 9 डालते हैं, अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जी जी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू बोल सकते हैं आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, सो आर अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 3r इज इक्वल टू हो जाएगा, लेते हैं जिसका कि मास m है और दूसरा बॉडी कुछ यहाँ पे है। ठीक है, इसका मास 4m है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे r दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, लेट से यहाँ पे कि ना p पॉइंट है, कहीं पे p पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है 0 हो जाता है। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे 0 होता है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का x है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है दिया हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जो बचेगा 4, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का r है, तो हम बोल सकते हैं कि r माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। इस जगह अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल करना है तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू 4 जी एम अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिया गया है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे और हम बोल सकते हैं कि 1 अपॉन
x इज इक्वल टू 2/r-x। अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम तो r-x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स कह सकते हैं, और r इज इक्वल टू 3x यहाँ पे हो जाएगा, और हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा r/3। ठीक है, हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। मतलब कि हमारे पास x का वैल्यू आ गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो है डिस्टेंस जो है, मतलब कि अगर इसको पॉइंट A बोले और इसको पॉइंट B बोले तो A से B तक का डिस्टेंस r/3 है। तो यहाँ से यहाँ तक का P से B तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r-r/3, जो कि हो जाएगा r-r/3, जो कि हो जाएगा 3r-r विच इज 2r/3। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r/3, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2r/3 दे रखा है। ठीक है, अब इस जगह हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है कि हम इसको v से भी डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है हमारे पास Gm/r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है यहाँ पे स्मॉल मास m की वजह से क्या हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस स्मॉल m मास की वजह से Gm अपॉन दोनों के बीच का कितना है डिस्टेंस r/3। सो यहाँ पे लिखेंगे r/3। ठीक है, माइनस ऑफ g, यहाँ पे कैपिटल 4m मास है, सो यहाँ पे 4m अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से p की वजह से p और b के बीच का डिस्टेंस 2r/3, सो 2r/3। ठीक है, तो यहाँ से v का वैल्यू हमारे पास आ जाता है -3 Gm अपॉन r, माइनस यहाँ पे अगर 2 से 2 कट गया, और 3 इंटू 6 माइनस 6 Gm अपॉन r हो जाता है। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करें तो v का वैल्यू आता है -9 Gm अपॉन r आ जाता है, जो कि अगर ऑप्शन में देखें हम तो ऑप्शन नंबर हमारा C में दिया हुआ है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। कार के लिए कितना एनर्जी हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो इसमें एनर्जी कितना चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर Gm अपॉन r के बराबर। अब हम क्या स्मॉल g इक्वल टू को पता है कितना होता है, Gm अपॉन r² होता है। तो यहाँ पे चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है G, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो Gm अपॉन r², r से क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो Gm इंटू r² को G बोल देंगे, तो Gm r चल जाता है एनर्जी। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू और फाइंड करते हैं। G कितना है